नमस्कार दोस्तों, देशपाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ सवाल कर रहे थे। बेसिक बातें सब हो चुकी थी हमारी। आज इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कल और परसों दोनों क्लासों में डिस्कस भी किया था और रेगुलर उसको बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एन सी आर था। इसका मतलब क्या था हमारे पास में एन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। लेकिन यदि हम एन पी आर की बात कर रहे थे, ये परम्यूटेशन था हमारे पास में, तो इसका मतलब एन का फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये दोनों फॉर्मूले थे हमारे। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसकी बात करता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे पास में 5C3 है, तो मैं यदि इसको सॉल्व करूंगा, देखो 5 का फैक्टोरियल आएगा ऊपर, नीचे आपके पास में 3 का फैक्टोरियल आएगा और इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आएगा। 5 माइनस में 3 का मतलब 2 का फैक्टोरियल आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये आपका पास में क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। लेकिन यही बात अगर मैं पूछता आपसे 5C2, ये 5C3 का सोल्यूशन हो गया हमारे पास में। अगर मैं 5C2 पूछता आपसे तो आप क्या करते हैं इसमें, देखो वही सिस्टम, 5 का फैक्टोरियल करते आप अपॉन 2 का फैक्टोरियल करते आप और 5 माइनस में 2 का मतलब 3 का फैक्टोरियल करते आप। तो ये 5 का फैक्टोरियल हो गया, ये 2 का फैक्टोरियल हो गया और ये आपका किसका हो गया 3 का हो गया। आप ध्यान से देखो, इससे की शक्ल और इसकी शक्ल दोनों सेम है यहाँ पर। ये बीच में इंटू तो है यहाँ पर। अब 3 इंटू 2 करो चाहे 2 इंटू 3 करो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई 5C3 का मान भी वही आ रहा है और 5C2 का मान भी वही आ रहा है। सॉल्व कर देंगे इसको हम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि यदि हमारे पास में 5C3 देख रहे हैं यहाँ पर हम, तो एक सारांश निकल के आ रहा है कि 5C3 का मान वही है जो 5C2 का मान है। 3 और 2 5 होते हैं ना, तो ऊपर भी देखो 5 दिख रहा है आपको, तो ये दोनों वैल्यू कैसी हैं आपकी, समान है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास में यहाँ पर 5C1 होता तो यहाँ पर 5C4 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर आपके पास में इन दोनों का जो जोड़ है वो अगर n के बराबर आ जाए तो दोनों वैल्यू क्या होती है, उनकी सेम होती है। अब इस पर सवाल भी आ जाता है कई बार। सवाल कैसे आता है, सवाल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई NC3 बराबर NC4, तो n का मान बताओ, n का मान बताओ। अब यहां पर मैंने a ऑप्शन दिया आपको, b ऑप्शन दिया, c दिया आपको, d ऑप्शन दिया। यहाँ 3 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया आपको। ये आपके पास में n के ऑप्शन से, या इसको मैं 4 और इससे बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। जैसे मान लो इसको 8 दे दिया, इसको 6 दे दिया, ऐसे मैंने ऑप्शन दिया आपके लिए। अब आप देखो ध्यान से, NC3 और NC4 यानी दोनों जगह n है यहाँ पर, तो इन दोनों का योगफल करो सीधा। अगर n का मान निकालना है आपको, 3 + 4 बराबर क्या कर सकते हैं हम, 7 कर सकते हैं और ये इसका सीधा आंसर आ गया। जैसे अभी आपने देखा था 5C2 और 5C3 की वैल्यू सेम थी, 3 और 2 5 था, ऊपर भी 5 था। तो इस प्रकार से अगर इन दोनों का n दिख रहा है तो यहाँ पर इन दोनों का जो योग होगा वही हमारे पास में n का मान होगा। अगर मैं कहता हूँ आपसे भाई मेरे पास 11C3 बराबर 11C, बताओ यहाँ पर दे दिया मैंने आपके लिए r। ये 11C3 है, 11C r है, तो r का मान क्या है बताओ भाई। 3 अगर यहाँ गया है तो यहाँ पर 8 आएगा, फिर 8 और 3 11 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर r बराबर कितना जाएगा बताओ, r बराबर यहाँ पर आपको 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हमसे सवाल पूछ रहा है। 8 और 3 11, ऊपर भी 11 दिख रहा है आपको, 4 और 3 7 और यहाँ भी हमारे पास में क्या है 7 था। तो यहाँ पर आंसर क्या देंगे, इसका 7 देंगे हम, और यहाँ पर क्या देंगे हम 8 देंगे। 8 और 3 11, ये भी 11 बैठ रहा है। तो इस प्रकार से भी हमसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी के सवाल तो आ ही जाते हैं मान लिए, लेकिन ऐसे संख्यात्मक सवाल भी हमसे पूछ जाते हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ मैं। हम बात कर रहे थे आपसे, जैसे मान लो अंक दे रखे थे मैंने आपको, जैसे 0 1 3 5 7 9 अंकों द्वारा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। बनाई जा सकती है, ऐसे कोई सवाल है, ठीक है ना।
अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 डेट हैं और हमारे पास 3 अंकों वाली बात करता है, तो हम 3 बॉक्स बना लेते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो मैंने बताया था आपके लिए, यदि हमारे पास में यहाँ 0 आ जाता है तो 0 लास्ट में नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपने 3 अंकों संख्या रखी 0 2 9, इसमें 0 2 नहीं है, 3 और 9 कर सकते हैं हम। देखो 0 भी है इसमें, 3 भी है, 9 भी है। तो ऐसी संख्या यदि मैंने आपको लिखी तो इसका मतलब ये 3 अंकों की संख्या तो नहीं कहलाएगी, ये तो केवल 39 कहलाएगा हमारे पास में। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर कि जब 0 सवाल में आता है तो लास्ट में 0 नहीं आ सकता हमारा। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी इस स्थान पर 0 नहीं आ सकता। तो यानी 1 2 3 4 5, 5 अंकों में से कोई अंक आ सकता है। अब यहाँ पर ये नहीं लिख रखा है इसमें कि अंकों की पुनरावृत्ति हो या नहीं हो। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो या हो, कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको यही मानना कि अंकों की पुनरावृत्ति इसमें नहीं है। कई बार लिखता भी है वो, अगर वो नहीं लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अंकों की पुनरावृत्ति तभी माननी है जब वो बोले। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास में इन 5 में से कोई अंक आ सकता है यहाँ पर। अब ये 0 शामिल हो जाएगा। जैसे मान लो इस समय से सपोज करो कि हमारे पास में ये अंक गया, अब अंक तो एक ही जाएगा कोई ना कोई, अब तो 0 शामिल हो सकता है ना। तो 1 2 3 4 5 स्थान, 5 हमारे पास अंक और बचे, तो इस स्थान पर 5 प्रकार से उसको फिर लिख सकते हैं। अब हमारे पास 2 अंक गए, अब 2 अंकों में से एक से अंक इसको मान लेते गया, तो 1 2 3 4 अंक बचेंगे, तो इसको 4 कर सकते हैं। तो 5 × 5 × 4 का मतलब 100 संख्याएं बनाई जा सकती हैं ऐसी 3 अंकों वाली, ठीक है ना। इसको हम पहले भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से कर चुके हैं। अब मैं इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। जैसे मान लो यही सवाल ऐसे होता है कि वो 3 अंकों वाली तो हो, लेकिन वो 5 से डिवाइड होनी चाहिए, ऐसा सवाल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया आपको 0 2 3 5 7 8 अंकों द्वारा 4 अंकों वाली 5 से विभाजित कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बनाई जा सकती हैं, ये सवाल है। हाउ मेनी नंबर्स आर पॉसिबल। तो ध्यान से देखो, इसने बोला 5 से डिवाइड। अब इसमें देखो 5 से डिवाइड की कंडीशन आप जानते हैं भाई, 4 अंकों में सवाल आ रहा है हमारे पास, तो सबसे पहला काम है हमारे पास में कि 4 बॉक्स बना लेते हैं हम ऐसे। ये हमारा इकाई का स्थान होता है, यूनिट डिजिट होता है, ये दहाई का है, ये सैकड़ा का है, और ये हजारवा स्थान है हमारे पास। तो ध्यान से देखिए, अब इसमें 5 की जब बात आ रही है तो 5 से डिवाइड हमारी संख्या कौन सी हो सकती है। जब इकाई पर या तो 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं कंडीशन डाल देता हूं कि जब इकाई पर 0 आ जाए, जब इकाई पर 0 आएगा फिर तो 100% 5 से डिवाइड होगा ही। अब 0 यहाँ पर आएगा तो एक ही अंक आएगा यहाँ पर, तो एक प्रकार से लिख सकते हैं उसको हम। अब जब 0 तुमने यहाँ पर रख दिया तो अब कोई हेडेक नहीं है। अब हमारे पास में 0 यहाँ बैठ चुका है एक प्रकार से, तो 1 2 3 4 5 प्रकार से इसको लिख सकता हूँ मैं। फिर 2 अंक चले जाएंगे हमारे पास में, 3 और 6 में, तो 4 प्रकार लिख सकता हूँ उसको मैं। फिर 3 अंक जा चुके हैं तो फिर हमारे पास 3 अंक बचेंगे, 3 प्रकार लिख सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये होगी हमारे पास में। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसके अंदर, कि जब इकाई पर क्या आ जाए बताओ, 5 आ जाए, 5 हो। जब इकाई पर 5 होगा तो भी तो 5 का भाग जाएगा ना। इसका मतलब उस 5 को भी तुम यहाँ पर एक प्रकार से लिख सकते हो। ये 5 गया, अब देखो 5 जब चला गया हमारे पास में से, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 अंक बचे, लेकिन 0 सामने दिख रहा है हमको, तो यहाँ 0 नहीं ले सकते आप। जब यहाँ 0 ले सकते तो 1 2 3 4 5 में से 0 नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4 अंक बचे यहाँ पर, तो इसको 4 प्रकार से भर सकते हैं हम। अब 2 अंक जा चुके हैं हमारे पास में, अब 0 की कोई टेंशन नहीं, 0 शामिल हो सकता है हमारा, अंदर 0 आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक गए, 3 और 3 6 में 2 गए, तो यहाँ पर कितने बचे, 4 अंक फिर बचे हमारे पास, फिर 3 अंक बचे। तो मतलब ये कहने का हमारे पास कि जब इकाई पर 0 आएगा तो यहाँ का है चक्कर खत्म हो गया, फिर तो 5 4 3 कर सकते हैं सीधा हम। लेकिन जब यहाँ पर 5 आएगा तो यहाँ 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ के बाद तुरंत यहाँ जाइए आप। जब यहाँ पर आएंगे तो 5 जा चुका है, 0 ले नहीं सकते, तो 1 2 3 4 अंकों को यहाँ पर 4 प्रकार ले सकते हैं। अब 0 शामिल हो गया तो फिर भी 4 अंक बचेंगे हमारे पास, फिर 3 अंक जा चुके हैं, फिर 3 अंक बचेंगे। एक तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर ये हो सकती है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास में कितने बन सकते हैं, गुणा कर लेते हैं इसका। तो इसका इंटू करो तो 55 5 कितना बैठ रहा है, देखो 520, ये 60 तो ये बैठ रहा है। इसको गुणा करो 4 4 48 बैठ रहा है।
5 चौके 20 या 60 कम 60 तो आ गया, 448 आ गया। इसका मतलब कुल संख्याएं, कुल संख्याएं आप जोड़ लीजिए कितनी बैठ रही हैं कुल संख्याएं। तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना, 60 और 48 जोड़ दीजिए कितना बैठ रहा है, ये 8 आ गया और ये 6 4 10 आ गया। 108 संख्या हमारे पास में ऐसी हो सकती है। एक बार और चेक कर लो आप। मैंने दो कंडीशन डाली, इसने बोला कि 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए हमारे पास दो बातें होती हैं, या तो इकाई पर 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा जब इकाई पर 0 हो, तो जब 0 होगी तो एक प्रकार से आ सकती है, वो तो 0 जा चुकी है, तो 1 2 3 4 5 अंक बचे हमारे पास, इसको 5 प्रकार से भर दिया, फिर 4 से, फिर 3 से। यानी जब इकाई पर 0 आएगी तो हमारे पास में 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 60 हो सकती है इन अंकों के माध्यम से। लेकिन जब इकाई पर हमारे पास में 5 आ जाए तो 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ 5 को एक प्रकार से लिख दिया हमने, और यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, तो हमारे पास में 6 अंक थे टोटल। एक अंक यहाँ जा चुका है, 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो 2 अंक गए हमारे पास में से, 4 अंक बचे हमारे पास, तो उसको 4 प्रकार से भर दिया हमने। अब 2 स्थान जब भर गए, अब 0 शामिल हो सकता है, तो फिर भी 4 अंक बचेंगे तुम्हारे पास में, और फिर यहाँ पर 3 अंक बचेंगे, तो 4 448 तो ये हो गया 60 ही हो गया। तो ये या ये, यहाँ का मतलब प्लस करना है हमको, और ये हमारे पास में आंसर आ गया कितना, 108। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़े, जल्दी से उतारो। आगे बात करते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमारे पास में समतल पर स्थित, समतल पर स्थित 5 बिंदु हैं, और सभी बिंदु असंरेखीय हैं। असंरेखीय क्या होता है, नॉन कोलिनियर। तो उनसे होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। ये सवाल आ गया, कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। अब देखिए मैंने बोला 5 बिंदु तुम्हारे पास, देखो अगर यहाँ पर 5 बिंदु नहीं होते हमारे पास में, समझो n बिंदु होते, और जब n बिंदु होते तो जैसे मान लो एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो इन दोनों बिंदु जब मिलाते हैं इस प्रकार से तो रेखा बनती है ना, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं खींच सकते हैं हम। सरल रेखाएं करें इसको, सरल रेखाएं, तो मतलब ये कहना कि n हमारे पास में बिंदु हो और दो बिंदु से सरल रेखा खींचती है, तो इसका मतलब इसका जो प्रॉपर फॉर्मूला होगा तो वो तो हो जाएगा NC2। भाई n में से दो बिंदु लेके तो काम कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब NC2, क्रम का कोई चक्कर है नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, NC2 कहेंगे, तो n का मतलब क्या यहाँ पर 5 है, तो ये 5C2 हो जाएगा फिर यहाँ पर। तो कुल रेखाएं हमारे पास जाएंगी यहाँ पर कितनी, 5C2। तो इसका आंसर दे दो 5C2। कुल रेखाएं 5C2, और 5C2 मतलब ऊपर 5 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का मतलब 3 का फैक्टोरियल। फिर इसको खोलेंगे तो 5 4 और 3 पे इसको रोक दो, और 2 इंटू 1 खोल दो, और फिर इसको 3 पर रोक रखा है मैंने, तो ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 बार कट गया, इसका मतलब कितना आंसर आ गया बताओ, 10 आ गया आंसर, 10। समतल पर स्थित 5 बिंदु थे, सभी बिंदु असंरेखीय थे, नॉन कोलिनियर थे, तो हम उनसे कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, 5C2। अब इसमें देखिए इसको अब यहाँ धीरे धीरे करके आपको टाइम बचाना पड़ेगा। जैसे मान लो 5C2 था, तो आप घटते क्रम में 2 बार खोल दो इसको, और 2 को खोल दो आप, सीधा हमारे पास इसमें टाइम वेस्ट क्यों करते हैं हम। तो धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना है हमको। ठीक है ना, चलो और लेते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक नोट डलवा देता हूँ आपको, जैसे मान लो मेरे पास में समतल पर स्थित n बिंदुओं में से
n बिंदु हैं, n बिंदुओं में से m बिंदु संरेखीय हैं, तो उनके द्वारा खींची जाने वाली कुल रेखाएं क्या हो जाएंगी बताओ? NC2 माइनस MC2 प्लस 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। NC2 माइनस MC2 ये इसका फॉर्मूला हो गया कि n टोटल हमारे पास में बिंदु हैं, उन बिंदु में से m बिंदु एक ही रेखा पर है, संरेखा मतलब होता है एक ही रेखा पर, तो आप इसको यूज करते टोटल रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, ये एक रेखा पर तीन बिंदु, एक बिंदु यहाँ पर है। अब आप देखो ध्यान से, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार बिंदु टोटल है तुम्हारे पास, तो n का मान 4 हो गया यहाँ पर। तीन बिंदु संरेखीय हैं तो m का मान 3 हो गया यहाँ पर। अगर आप इसके माध्यम से प्रैक्टिकली चेक कर रहे हैं, देखो आप, तो एक रेखा ये खिंच गई हमारे पास में, एक रेखा ये खिंच गई, एक ये और एक ये, इसमें 4 रेखा खिंच गई ना। अब सूत्र से चेक करते हैं। इसको खोलते हैं, देखो 4C2 इसको खोलो, +1, 2 से 2 बार काटो, 6 तो ये आ गया, 2 से 2 काटो 3 ही आ गया, और देखो 1 ही आ गया, 6 और 1 साथ में 3 रहा, 4 आ गया ना। देखो अब प्रैक्टिकली 4 रेखाएं दिख रही है, देखो इससे भी 4 ही आ रहा है। ये एक क्यों बढ़ता है इसके अंदर कि ये सारे बिंदु मिल जाते हैं तो एक रेखा और बन जाती है हमारे पास में, इसलिए आपको यहाँ पर एक जोड़ना पड़ेगा रेखाओं वाले सवाल में। तो ध्यान रखेंगे, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके माध्यम से सवाल सॉल्व कर सकते हैं। चार बिंदु थे, उनमें से तीन बिंदु संरेखीय थे, उनसे होकर कितनी रेखा खींच सकते हैं? अब कितने बिंदु हो कितने भी आप रेखा खींच सकते हैं। अब +1 का चक्कर क्या है यहाँ पर कि ये सारे मिल जाते हैं तो यहाँ पर एक रेखा और बन जाती है। लेकिन अगर यही बात हमारे लिए सपोज करो ट्रायंगल बनाने वाली बात होती, अब त्रिभुज कब बनता है? तीन बिंदु को एक साथ मिलाते हैं हम, तो ये देखो त्रिभुज बन रहा है ना, तो 1, 2 और 3 हमारे पास मिल रहे हैं, ट्रायंगल बन जाता है। तो यहाँ पर 2 की जगह 3 कर देंगे हम। जब 2 की जगह 3 आ जाएगा तो इसका मतलब, नोट डालें आप, समतल पर स्थित n बिंदुओं में से, या n बिंदु कह दें, n बिंदु असंरेखीय हैं, ठीक है ना। या ऐसे ही कह सकते हैं हम, यदि किसी बहुभुज में शीर्षों की संख्या, या n भुजाएं कह देते हैं हम, n भुजाएं हैं, ऐसे भी आ सकता है, बहुभुज में n भुजा बोल सकता है या ऐसा नहीं बिंदु बोल सकता है। तो सभी बिंदुओं से खींचे जाने वाली या बनाए जाने वाली कर दो, सभी बिंदुओं से बनाए जाने वाली त्रिभुज संख्या, बनाए जाने वाले त्रिभुजों की संख्या, ये हो जाएगा हमारे पास में NC3।
ठीक है ना। ये त्रिभुजों की संख्या है NC3। अब यदि मैं इसके अंदर भी बोल देता हूं साहब n बिंदु में से m बिंदु हमारे पास में संरेखीय है, यदि n बिंदुओं में से m बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुजों की संख्या ये हो जाएगा हमारे पास में NC3 माइनस MC3। यहां पर +1 नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो ये रेखाओं वाला और ट्रायंगल वाला ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें आप, ये रेगुलर आते रहते हैं सवाल हमारे लिए। चलो आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लो सपोज लो हमारे पास में n बिंदु हैं, यज्ञों कहो कि हमारे पास पंचभुज मान लेते हैं। पंचभुज में कितने, या पंचभुज के शीर्षों से कर दो आप, पंचभुज के शीर्षों से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। यज्ञकोश समतल पर स्थित हमारे पास में 5 बिंदु हैं और सभी बिंदु हमारे पास में असंरेखीय हैं, तो कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब 5C3 करना पड़ेगा हमको, और 5C3 मतलब है 5 4 3 तक खोल दें और इसको 3 2 1 खोल दें, 3 से 3 काट दें, फिर इसका मतलब कितना जाएगा, आंसर 10 आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी पंचभुज के अंदर हम 10 ट्रायंगल बना सकते हैं, ये अर्थ हुआ इसका। लेकिन अगर वो कहता है सवाल समतल पर स्थित आठ बिंदुओं में से 5 बिंदु संरेखीय हैं, तो उनसे होकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं। ये हो गया, तो ये हो जाएगा 8C3 माइनस 5C3। भाई 8 टोटल है हमारे पास में, n का मान 8 हो गया और m का मान क्या हो गया, 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ऊपर सॉल्व कर दूं। तो 8C3 मतलब 8 7 6, 3 बार घटते क्रम में खोल दें और तीनों खोलो, 3 2 1 माइनस इसको 5 4 3 कर दें, फिर नीचे आप 3 2 1 कर दो, 3 2 6 6 कट गया तो ये 56 आ गया, माइनस में 3 से 3 गया तो 10 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर 46 आ गया। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक। ये बिंदु है यहां पर। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें आपके लिए विकर्णों वाला, उसका भी नोट डाल दें। किसी भी बहुभुज, बहुभुज का मतलब पॉलीगॉन में n भुजाओं वाला कर देते हैं इसको, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में, n भुजाओं वाले किसी बहुभुज में
खींचे जाने वाले कुल विकर्णों की संख्या अब देखो विकर्ण खींच रहे हैं हम, कुल विकर्णों की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो इसका अगर सूत्र की बात करते हैं हम तो देखो विकर्ण कैसे बनता है, वही दो बिंदु से मिलकर बनता है। जैसे मान लो हमारे पास में चतुर्भुज है या वर्ग है, कुछ भी मान लो आया था, तो एक और दो विकर्ण बनते हैं इसमें, लेकिन वो अंदर से अंदर बनते हैं। इसका मतलब बाउंड्री खत्म हो गई इसमें से आपकी, तो इसका मतलब बाउंड्री मतलब हो गया कि जितनी भुजाएं हैं उसको माइनस करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर करना पड़ेगा NC2 माइनस में n। जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो n, अब देखो 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो घटते क्रम में 2 बार खोल दो इसको, तो n इंटू एन माइनस 1 आ गया, और इसको 2 इंटू 1 कर दो और माइनस में n कर दो। तो इसका मतलब ये होगा n स्क्वायर माइनस में n बटे 2 माइनस में n हो गया। ये दो लघुत्तम ले लेते हैं इसको, तो n स्क्वायर माइनस में n माइनस में 2n। तो मतलब यह कहने का हमारा कि n स्क्वायर माइनस में 3n बटे 2 हो गया, और n कॉमन ले लेते हैं तो n इंटू एन माइनस 3 बटे क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे भी कह सकते हैं इसको, n कॉमन लेते हैं n 3 बटे 2। तो या तो डायरेक्ट देखो इसको याद कर लो, तो इतना हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। और n स्क्वायर माइनस में 3n/2 इसको याद करो चाहे इसको याद करो। ये हमारे पास में फॉर्मूला है किसी भी n भुजाओं वाले बहुभुज में खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद करें, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे यहां पर मैं दे दिया आई अष्टभुज, अष्टभुज में खींचे जाने वाले कुल विकर्णों की संख्या बताओ, ये कह दिया आपसे। तो यहां पर देखो n का मान क्या हो गया, अष्टभुज का मतलब होता है ऑक्टागोन, ऑक्टागोन 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 बटे 2 का मतलब 4 बार कटेगा, ये 20 आंसर आ जाएगा इसका। n इंटू एन माइनस 3, एन का मतलब 8 हो गया, 8 माइनस 3 हो गया, बटे 2 कर दिया हमने। ये किसी ऑक्टागन के अंदर खींचे जाने वाले कुल विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी ऑक्टागोन। कोई दिक्कत इसमें, आराम निकाल सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा हाथ मिलाने वाला, उसको ही पढ़ लेते हैं हम, ये सब एन का चक्कर खत्म हो जाएगा फिर हमारा। जैसे मान लो किसी पार्टी के अंदर हमारे पास में नोट डालें आप, यदि किसी पार्टी में n व्यक्ति शामिल हुए, n व्यक्ति शामिल हुए और वे सभी आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल NC2 बार हाथ मिलेंगे। जैसे आप n बिंदुओं में से रेखा बना रहे थे, तो भाई रेखाओं के लिए 2 बिंदु चाहिए थे हमें। इसी प्रकार से अगर सेकंड करते हैं हम, तो सेकंड करने के लिए 2 हाथ चाहिए हमको। जब 2 हाथ मिलते हैं इस प्रकार से सेकंड होता है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला जगह, तो यदि इसको मैं खोलना चाहता हूं तो इसको ऐसे कह सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 बार हाथ मिलेंगे।
अब इसको मैं दो प्रकार से पूछ सकता हूँ। यदि मैं कहता हूँ भाई हमने किसी पार्टी का आयोजन किया जिसमें हमारे पास में 20 व्यक्ति शामिल हुए। अब वो अगर सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। तो यहाँ पर सीधा 20 ही तो रखना है हमको। जब 20 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 19 बन जाएगा, और जब 19 बन जाएगा तो आप 20 को 2 से काटेंगे 10 बार तो 190 आंसर आ जाएगा। उल्टा भी आ सकता है इसके अंदर कि यदि मैं 190 कह दूं आपको 190 बार हाथ मिले तो फिर इसके बराबर 190 कह देंगे हम। जैसे जैसे मान लो मैंने कहा भाई एक पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए, तथा उन्होंने आपस में एक दूसरे से एक 190 बार हाथ मिलाए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए। कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए, ये सवाल है। एक पार्टी में कुछ व्यक्ति शामिल हुए तथा उन्होंने आपस में दूसरे हाथ मिलाए, कितनी बार हाथ मिलाए 190 बार। इसका मतलब है कि इस बार आपको यहाँ पर क्या दे दिया है, n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर दे रखा है आपको 190। या यूँ कहो कि n इंटू एन माइनस 1, इससे इसको इंटू कर दो तो 380 आ जाएगा। अब आपको ये समझना है, देखो इसको गुणा करेंगे आप तो n स्क्वायर माइनस एन माइनस 380 बराबर 0 करना पड़ेगा, फिर खंड करने पड़ेंगे आपको। तो यही सोच लो ना, आप ऐसे दो खंड सोचिए कि जिनका गुणनफल तो कितना हो 380 हो और उनका अंतर 1 हो। अंतर 1 का ही तो है में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं 20 और 19, दोनों का अंतर भी 1 आ रहा है। ये 20 था, ये 19 था, देखो 19 30 आ गया। तो ये हमारे पास में n का मान आ गया। तो n बराबर कितना था इसमें बताओ 20 था। तो एक तरीका था कि सोच के खंड कर लो, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये खंड करना हमको नहीं आता है। तो ध्यान रखें आप कि एक काम और हो सकता है कि इसमें इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर बराबर कितनी है 400 है, और 400 का वर्गमूल निकाल लो सीधा आप, तो ये हमारे पास सीधा n का मान आ जाएगा। और n का मान कितना आ गया बताओ 20 आ गया। तो मतलब ये कहने का कि n इंटू एन माइनस 1 का मतलब 380, 190 नहीं, इसका डबल करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। इससे ठीक बड़ी जो भी हमारे पास में पूर्ण वर्ग संख्या है उसका यदि वर्गमूल निकाल लेते हैं तो सीधा हमारे पास n का मान प्राप्त हो जाता है, और n ही चाहिए हमको। ये तो पूछा भाई पार्टी में कुल कितने व्यक्ति शामिल हुए, तो कर सकते हैं आराम से आप। अब यदि मैं कहता आपसे भाई 105 बार हाथ मिले, तो आप तुरंत दिमाग में जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर 105 है ये, तो ये 210 हो जाएगा। तो n इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 210 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 210। इधर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, 105 दिख रहा है ना, मैं इधर ले लेता हूँ। जैसे मान लो इधर ले रहा हूँ मैं इसको कि n इंटू एन माइनस 1 बराबर कितना आ गया बताओ, तो ये देखो इसको 2 से गुणा कर दो 210 आ गया। अब 210 के खंड करने में लोड पड़ रहा है हमको, क्या दो खंड हो सकते हैं ऐसे जिनका अंतर 1 होगा। तो आप सीधा सीधा दिमाग में सोचो ना, इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन, 210 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 225। इसका वर्गमूल बताओ कितना होता है 15 होता है, तो आंसर आ गया। इसका मतलब यदि आपका 105 बार इसमें हाथ मिलता तो उस पार्टी के अंदर 15 व्यक्ति शामिल होते। जब यहाँ पर 190 बार हाथ मिल रहा है तो इसका मतलब हमारे पास 20 व्यक्ति आ रहे हैं। तो इस प्रकार के सवाल को भी कर सकते हैं आप। तो आज जो सवाल पढ़े हमने उन सबको बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं हम, किसी सवाल में कोई लोड नहीं था। तो इन सबको आप एक बार और रिवाइज करें, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये रेगुलर एग्जामों के अंदर आते रहते हैं। आज का सुबह यही करते हैं हम। ओके।